हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर बायोटेक गाइड। आई एम आशी वाशने और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर। बट बिफोर मूविंग अहेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो कमेंट इफ़ यू लाइकिंग माई वीडियोज़। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। तो लेट्स डिस्कस और लेट्स टेक अ ब्रीफ नोट अबाउट देम। जैसे कि यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमारे 4 फेजेस हैं, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़। तो हम जो अभी आगे अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं सेल साइकिल के फेजेस से रिलेटेड है और हम कैसे इन सेल साइकिल के फेजेस को सिंक्रोनाइज करने वाले हैं यूजिंग दीज मेथड्स जो कि यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहे हैं, लाइक सीरम स्टार्वेशन, अमाइनो एसिड स्टार्वेशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये सब हम आगे अपकमिंग स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो please tighten your seat belt and let's move ahead. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है बेसिकली, अब क्योंकि हमारी कुछ सेल्स जो होंगी वो मतलब साइज में वेरी कर रही होंगी, ठीक है। हो सकता है हमने जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि सेल साइकिल के हमारे 4 फेजेस होते हैं, ठीक है, G1, G2, S और M फेज, ठीक है। आई होप एवरीवन इज़ फेमिलियर अबाउट दीज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो हाँ, तो 4 फेज होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या देखने को मिलता है, अगर हमारे पास 10 नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि 2 सेल्स जो है M फेज में हो, 2 सेल्स जो है G2 फेज में हो, 3 सेल जो है S फेज में हो, ठीक है। तो मतलब एक फर्स्ट टाइम हमारी सेल साइकिल चल रही है। अब हो सकता है कुछ सेल्स हमारी पीछे रह गई हैं, मतलब अभी भी M फेज में हैं, कुछ सेल्स अभी भी हमारी G फेज में है, G1 फेज में है, कुछ सेल्स अभी भी हमारी G2 फेज में है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स अभी भी हमारी G1 फेज में, उनका उनका जो सेल साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक S फेज में एंटर नहीं करी हैं। जो S फेज में है उनका सेल साइज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। M फेज में जो एंटर कर गई हैं वो उनका रिड्यूस हो चुका होगा क्योंकि वो डिवाइड कर गई होंगी 2 सेल्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, एसिंक्रोनाइजेशन हो गया, मतलब उनमें सेल्स में आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। सब लोग एक साथ नेक्स्ट क्लास में एंटर नहीं कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग करके, कोई 5 मिनट बाद आ रहा है, कोई 10 मिनट बाद आ रहा है, कोई 15 मिनट बाद आ रहा है, इस तरीके से वो M फेज में एंटर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हमें सेल को, अब अगर हमें सेल को अच्छे से स्टडी करना है बेसिकली, तो हमें उनको मतलब अब हम, क्योंकि हमें इन विट्रो स्टडी करना है सेल के बारे में कि सेल कैसे काम करती है, क्या करती है, वगैरह वगैरह, तो हमें उनको एक सिंक्रोनाइज्ड मतलब स्टेज पे लेके आना होगा कि ताकि सारी की सारी सेल्स जो है एक फेज़ में हम उनको स्टडी कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, तो हम अभी वही देखेंगे। ओके, तो क्या लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजेशन में कि इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, नॉर्मली हम जो देखने को मिलता है कि जो कल्चर्ड प्लांट सेल्स होती हैं वो उनका साइज़ में वेरी करती हैं, शेप में वेरी करती हैं, सेल साइकिल के फेजेस में वेरी करती हैं, ठीक है। इसीलिए हम ऐसे जब वो अपने सेल साइज़ में, सेल शेप में, सेल साइकिल के फेज़ में वेरी कर रहे हो तो ऐसी सेल्स को हम एसिंक्रोनस कहेंगे, मतलब वो सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। तो ड्यू टू वेरिएशंस इन दीज सेल्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर जेनेटिक, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टडीज। ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इन द सेम सेल साइकिल फेज साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब हम मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 10 में से 10 नहीं तो एटलीस्ट 10 में से 8 सेल्स को हम सेम फेज के अंदर एंटर करवा सकें एक टाइम पे, ठीक है। तो उसको हम सिंक्रोनाइजेशन कहेंगे। या फिर अगर हम सेम सेल साइज भी हम इस तरीके से सेम मेंटेन कराया जा सकता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। अब मतलब वही चीज़ मैंने सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दी हुई है। फिर लास्ट लाइन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन वुड रिक्वायर दैट ऑल सेल्स प्रोसीड साइमल्टेनियसली थ्रू स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। मतलब सारी की सारी सेल्स एक साथ नेक्स्ट क्लास में एंटर करें, ठीक है। ये नहीं कि कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है ना। इसी चीज़ को हम सिंक्रोनाइजेशन कहेंगे। तो अब सिंक्रोनाइजेशन इंट्रोड्यूस कराने के क्या तरीके हैं,
ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे उसमें फिजिकल हो गए, कुछ हमारे केमिकल हो गए, ठीक है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट इज़ वन ऑफ द फिजिकल मेथड जो हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सेल्स को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे। जिन सेल्स को भी हमें अभी मान लो आधे से ज़्यादा सेल्स को हमें एस फेज़ में करवाना है, हमें एस फेज़ में सेल्स को स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सेल्स अभी हमारी बाकी के पीछे वाले फेजेस में हैं, G1 या G2 फेज में है, G1 फेज में है, सॉरी, एस से पहले G1 होता है ना, तो G1 फेज में तो उनको हम क्या देंगे, उनको तो हम नॉर्मल रखेंगे, उनको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनको हमें एस फेज में एंटर कराना है। अब जो एस फेज में है हमारी सेल्स, उनको हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे कि वो एस फेज में ही रुकी रहें, इससे आगे नेक्स्ट फेज में ना एंटर करें, G2 में ना एंटर करें, ठीक है। तो ये हो गया कोल्ड ट्रीटमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, काइंड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन काइंड ऑफ कह लो, या मतलब हमने जस्ट वो टेम्परेचर इसलिए दिया है क्योंकि कोल्ड में वो नेक्स्ट स्टेज में नहीं प्रोसीड कर पाएंगी, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी रुक जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टार्वेशन मेथड। स्टार्वेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इसेंशियल कंपाउंड जो है वो हम लिमिट कर दें, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा है, जो भी हम चेक पॉइंट्स पढ़ते हैं जब G1 एस फेज़ वगैरह पढ़ते टाइम में, तो G1 से नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब वो तभी नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर सकते हैं जब उसके पास में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, राइट। ऐसे ही एस से G2 फेज़ के लिए भी एक चेक पॉइंट होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि उन चीज़ों का लिमिटेशन करा दें, किसी भी पर्टिकुलर चीज़, कोई भी इसेंशियल ग्रोथ फैक्टर हो गया जिसको हमने रोक दिया, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट सेल साइकिल फेज में एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्वेशन मेथड, मतलब उस चीज़ की कमी कर देना उस मीडिया में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डेप्रिवेशन ऑफ इसेंशियल ग्रोथ कंपाउंड फ्रॉम सस्पेंशन कल्चर लेड टू अ स्टेशनरी ग्रोथ फेज, जिससे कि ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही G1 फेज़ वाली जो सेल्स है वो एस फेज़ में एंटर करने आ रही होंगी, वैसे ही हम वापस से जिस न्यूट्रिएंट फैक्टर को हमने लिमिटेड कराया था, वापस से हम री इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसको रीसप्लाई कर देंगे, रीसप्लाइंग द मिसिंग कंपाउंड और सब कल्चरिंग टू अ फ्रेश कंप्लीट मीडियम। हाँ, या तो हम उसी मीडियम में जो भी, जैसे मान लो मैंने नाइट्रोजन की शॉर्टेज करी थी, ठीक है, जैसे मान लो एस से G2 फेज़ में एंटर करने के लिए मुझे एस फेज़ स्टडी करना है बेसिकली, ठीक है। अब एस से जो सेल्स हमारी 5 सेल्स हैं जो एस फेज़ में हैं अभी, ठीक है, अब मुझे उन 5 सेल्स को स्टडी करना है, और इसके अलावा जो बाकी की 5 सेल्स पीछे G1 फेज़ में रह गई हैं, ठीक है। तो मैं उन 5 सेल्स को जब तक वो बाकी की 5 सेल्स एस फेज़ में नहीं आ जाती हैं, तो रिमेनिंग जो हमारी 5 सेल्स जो अभी ऑलरेडी एस फेज़ में हैं, उनको मैं क्या करूँगी, मान लो हो सकता है मैं फॉस्फोरस मैंने दे दिया, फॉस्फोरस का लिमिटिंग, मतलब एस फेज़ में जो सेल्स हैं उनके लिए मैंने फॉस्फोरस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब वो फॉस्फोरस के बिना नेक्स्ट फेज़ में एंटर नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही G1 फेज़ वाली सेल्स जो 5 की 5 थी वो अब एस फेज़ में आ गई, तो मैंने वापस से रीसप्लाई कर दिया फॉस्फोरस का, ठीक है, ताकि मैं अब उस फेज़ को दोबारा से स्टडी कर सकूँ। या तो मैं ये तरीका कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या कर सकती हूँ कि या फिर मैं वापस से उसकी सब कल्चरिंग करूँ नए मीडिया में, और उसमें मैं मतलब या तो मैं मीडिया में ही रीसप्लाई कर दूँ फॉस्फोरस को, या फिर मैं नया मीडिया में सारी सेल्स को इंट्रोड्यूस करा दूँ जिसमें फॉस्फोरस रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी इसमें थ्योरी में लिखी हुई है। फिर इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट साइकोमोर सेल्स आर अरेस्टेड इन G1 एंड G2 बाय डेप्रिवेशन ऑफ। तो इसका एग्जाम्पल मतलब जो करते हैं, जो प्रैक्टिकली किया जाता है, वो क्या किया जाता है कि G1 और G2 फेज़ में अरेस्ट करने के लिए सेल्स को हम फॉस्फोरस और कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करा देते हैं, ठीक है। G1 फेज़ को में अरेस्ट करने के लिए हम फॉस्फोरस का लिमिट करा देते हैं, और G2 में सेल साइकिल अरेस्ट करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करा देते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन स्टार्व सेल्स जो है हमारी मतलब हमें G1 फेज़ में ही अगर रोकना है तो हम नाइट्रोजन का डेप्रिवेशन करा देते हैं, ठीक है, की कमी कर देते हैं मतलब, ओके। फिर नेक्स्ट मेथड है इनहिबिटर्स। बहुत सारे DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस द सिंक्रोनाइजेशन इन द सेल्स। मतलब टेम्पररीली हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे सेल साइकिल के इवेंट्स को, है ना, DNA सिंथेसिस इनहिबिटर्स को यूज़ करके। तो वो उसकी वजह से एस फेज़
में से पहले ही मतलब रुक जाएंगे हम, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडिन, है ना, थायमिडिन हो गया, और हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया। इन सबको मेजरली यूज़ किया जाता है टू एक्यूमुलेट सेल्स एट द G1/S फेज में, मतलब G1 से S फेज में जाने को रोकने के लिए इन इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इनहिबिटर्स याद रखना, 5-फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडिन, थायमिडिन और हाइड्रोक्सी यूरिया, ओके। तो नेक्स्ट इज, अगर यहाँ नहीं, हो सकता है कि यहाँ नहीं है बट आपको सेल बायोलॉजी में ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आ ही सकते हैं, ये तो आपको याद करना है, ओके। फिर एक और कॉलचाइसिन, जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर में आए चाहे वो सेल बायोलॉजी में आए, क्योंकि ये कॉलचाइसिन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इवन क्योंकि ये स्पिंडल फॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है, तो जब भी आप साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं वहाँ पे ये कॉलचाइसिन एज ए इनहिबिटर आपको देखने को मिलता है, और कई जगह कॉलचाइसिन का यूज़ होता है। तो बेसिकली कॉलचाइसिन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कॉलचाइसिन इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर, जो कि क्या करता है, मेटाफेज में, जो एम फेज में एंटर करने के बाद सेल्स जब मेटाफेज एम फेज के अंदर काफ़ी सारे फेजेस होते हैं ना, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ऐसा। तो फिर मेटाफेज में ये जो है सेल ग्रोथ को अरेस्ट करा देता है, ठीक है। तो मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली अगर आपको सेल साइकिल याद होगी तो, सॉरी, सेल डिवीजन याद हो, माइटोसिस अगर याद है तो, मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं एक कॉमन प्लेट पे आके मतलब सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरीके से अलाइंड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट फेज जो आता है वो उसमें ये हाफ हाफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। आधे एक सेल में चले जाते हैं, आधे एक सेल में चले जाते हैं, कुछ इस तरीके का हो रहा होता है, ठीक है। तो कॉलचाइसिन क्या करेगा, उसको इसी स्टेज में रोक देता है, मतलब मेटाफेज में ही रोक देगा, सारे क्रोमोसोम्स एक साथ अलाइन रहेंगे, ठीक है। और आप चाहे तो गूगल करके इसकी कि कैसे कॉलचाइसिन क्या कर रहा होता है, किस स्टेज पे वर्क कर रहा होता है, हालांकि ये बेसिक है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो फिर कॉलचाइसिन इस तरीके से वर्क कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेटाफेज स्टेज में रोक दे रहा है, मतलब डिवीजन नहीं होने देगा फर्दर, ठीक है। एक्सपोजर टू कॉलचाइसिन मस्ट बी डन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े टाइम के लिए हम करेंगे, एज लॉन्ग एज हमें माइटोसिस में रोक के रखना है उन सेल्स को, ठीक है। तो ये हो गए सिंक्रोनाइजेशन के वेरियस मेथड्स, ओके। थैंक यू। अगर